1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, 1848 उदारवादियों, लिबरल का मतलब होता है उदारवादी, यहाँ प्लूरल फॉर्म है, उदारवादियों की क्रांति, रेवोल्यूशन। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, 1848 में बहुत सारे यूरोपीय देशों में, है ना, गरीब, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार, एंड स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना, पीजेंट्स जो किसान, एंड वर्कर्स, है ना, तो गरीब, उसके बाद से बेरोजगार तथा भूख से मर रहे किसानों और वर्कर जो थे, जो मजदूर थे, उनके रिवोल्ट, उनके आंदोलन के पैरेलल समान, और रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे, एक जो क्रांति थी ना वो चल रही थी, वाज अंडरवे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लीडिंग कौन कर रहे थे, तो द एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग थे, वे लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, यानी उनके द्वारा जो है एक और क्रांति चलाई जा रही थी, जब जो पुअर थे या जो बेरोजगार थे या जो भूख से मर रहे किसान और मजदूर थे, जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उनके समान एक और आंदोलन चल रहा था। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस, फ्रांस में 1848 फरवरी की घटना जो है, हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, वो क्या लेकर आता है, तो एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, जो राजा है, राजा को अपना पद त्यागना पड़ता है। एब्डिकेशन का मतलब होता है पद त्याग करना, यानी राजा को जो है गद्दी छोड़नी पड़ती है। एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा करना, एंड अ रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड, और एक जो है गणतंत्र की घोषणा की जाती है, जो बेस्ड ऑन, जो आधारित है किस चीज पर, तो यूनिवर्सल मेल सफरेज पर, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार पे जो आधारित है, उस तरह के जो है रिपब्लिक की क्या की जाती है, तो घोषणा की जाती है। ओके, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एट एग्जिस्ट, यूरोप के अन्य हिस्सों में, अन्य भागों में जहां पे स्वतंत्र नेशन स्टेट, जो राष्ट्र राज्य हैं, अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं, सच है जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, या जो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य है, वहाँ पे मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेज, जो उदारवादी मध्यम वर्ग के महिला और मेन एंड वीमेन है, महिला और पुरुष हैं, कंबाइंड देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उनकी जो मांग है ना, संविधानवाद की जो उनकी मांग है, विद नेशनल यूनिफिकेशन, उसको भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, किसके साथ, तो नेशनल यूनिफिकेशन के साथ, राष्ट्रीय एकीकरण के साथ जो है उसको जोड़ देते हैं, संविधानवाद की मांग को। ठीक है, दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, वे जो है फायदा उठाए किस चीज का, तो बढ़ता हुआ जो जन असंतोष था, ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट था, इसका उन लोगों ने फायदा उठाया, है ना, टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट, और नेशन स्टेट के क्रिएशन की जो उनकी मांग थी ना, उसको उन्होंने पुश किया, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, है ना, ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, वो नेशन स्टेट के जो क्रिएशन की मांग थी वो किस पर आधारित थी, तो जो संसदीय प्रणाली है, जो सिद्धांत है, उस पर आधारित थी, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक संविधान हो, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हो, प्रेस की स्वतंत्रता रहे, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, और संगठन बनाने की क्या हो, स्वतंत्रता हो। ठीक है, फिर आगे है, इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर वर मिडिल क्लास प्रोफेशंस, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. In the German region,
जर्मन के क्षेत्रों में अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, जो राजनीतिक संगठन थे, उनकी बड़ी संख्या, हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशंस, जिसके सदस्य जो थे वो मध्यम वर्गीय जो प्रोफेशंस थे, प्रोफेशनल्स थे और जो व्यवसायी थे, एंड प्रोस्पेरस आर्टिसंस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, है ना, और आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर्स थे, केम टुगेदर, वे एक साथ आए इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, कहाँ पे, तो फ्रैंकफर्ट शहर में, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निर्णय लिया, टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली था उसके लिए वोट देने का उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया, है ना, कि उसके पक्ष में हम मतदान करेंगे, उन्होंने ये फैसला किया। ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेज इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना। 831 जो चुने हुए प्रतिनिधि थे मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन, फेस्टिव का मतलब उत्सव और प्रोसेशन का मतलब है जुलूस, जो उत्सव का जुलूस था उसमें उन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया, एंड टेक देयर प्लेसेज इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो है संसद में जाकर अपना स्थान ग्रहण किया। ओके, कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, कन्वेंट का मतलब है आयोजित था, कहाँ पे, तो जो इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल के चर्च में जो आयोजित था वहाँ पे जाकर उन्होंने हिस्सा लिया, अपना स्थान ग्रहण किया। कौन, तो 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने वहाँ जाकर अपना स्थान ग्रहण किया। फिर देखते हैं, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, जर्मन राष्ट्र के लिए उन्होंने एक संविधान को ड्राफ्ट किया, एक संविधान को तैयार किया, है ना, उसका एक प्रारूप तैयार करने का काम किया। टू बी हेडेड बाय मोनार्की, जिसका अध्यक्ष कौन था, जिसका हेड कौन था, तो मोनार्की था, राजा था, राजा को उसका जो है अध्यक्ष पद सौंपा गया, सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, लेकिन उसको जो है जो संसद था उसके अधीन रहना था, है ना, ऐसा बनाया गया। व्हेन द डेप्यूटीज offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, king of Prussia, प्रशा का जो राजा था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, जब उसको कौन, डेप्टीज यानी जो चुने हुए लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या किया, क्राउन को ऑफर किया, ताज उन्होंने पहनाना चाहा, ही रिजेक्टेड इट, उसने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, किसने, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ ने, जो कि प्रशा का राजा था, है ना, उसने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भाई हम ताज नहीं पहनेंगे। ओके, उसके बाद से क्या हुआ, एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और अन्य जो राजा थे, जो कि जो चुना हुआ जो संसद था, जो इलेक्टेड असेंबली था, उसका विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, उनके साथ जाके जुड़ गया, यानी वो भी विरोध में खड़ा हो गया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, जब जो है अरिस्टोक्रेसी जो अभिजात वर्ग और सैनिक के बीच जो अपोजिशन था वो जैसे जैसे मजबूत होते गया, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, जो संसद का सामाजिक आधार था वो कमज़ोर होते चला गया, इरोड होते चला गया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज, पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का एक प्रभुत्व था, है ना, हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड आर्टिसंस, जिन्होंने क्या किया था, मिडिल क्लास ने क्या किया था, रेसिस्ट किया था, विरोध किया था, किसका, तो जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे या जो कारीगर थे, उनकी मांग का उन लोगों ने विरोध किया था मिडिल क्लास ने, जिसका प्रभुत्व ज़्यादा वहाँ था। एंड कंसिक्वेंटली इसका परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, फलस्वरूप हुआ क्या, जब इन लोगों ने विरोध किया था तो लॉस्ट देयर सपोर्ट, इन लोगों ने जो है इनका यानी किसका, वर्कर्स का और आर्टिसंस का जो सपोर्ट था उसको इन लोगों ने लॉस कर दिया, यानी वे इनके साथ नहीं खड़े रहे जब जो है मोनार्की इनका विरोध करने लगे तो राजा। इन द एंड
अंत में क्या हुआ, ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, सैनिक बुलाए गए, एंड द असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड, और जो संसद थी, जो असेंबली थी, उसको जो है भंग होने पर मजबूर किया गया, यानी जबरन जो है उसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ठीक है। फिर है द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वीमेन, महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को एक्सटेंड करने का जो मामला था, वाज अ कंट्रोवर्शियल, वह विवादास्पद था। क्या था, विवादास्पद था। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, किसके दौरान, तो उदारवादी जो आंदोलन चल रहा था, उदारवादी आंदोलन के अंदर, है ना, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का जो मामला था, जो मुद्दा था, वो क्या था, विवादास्पद था। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वीमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, जिसमें वो जो उदारवादी मूवमेंट जो चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने जो है एक्टिवली रूप से, जो है सक्रिय रूप से क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, है ना। कई दिनों से, कई वर्षों से वो लोग भाग ले रहे थे, बट वो विवादास्पद, उनके राजनीतिक अधिकार देने का जो मामला चल रहा था महिलाओं को, वो कैसा चल रहा था, विवादास्पद चल रहा था। वीमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, अखबार शुरू किए, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और राजनीतिक जो मीटिंग्स होते थे, बैठक होते थे, और जो प्रदर्शन होते थे, उसमें भी इन लोगों ने हिस्सा लिया। डिस्पाइट दिस दे वर डेनीड, इसके अलावे इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्हें जो डिनाइड रखा गया, कहाँ से, आगे पेज पे देखते हैं, डिनाइड सफ्रेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, मताधिकार जो था ना, मत देने का जो अधिकार था, उससे उनको क्या किया गया, वंचित रखा गया, है ना। ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, जो संसद का चुनाव हो रहा था, असेंबली के चुनाव के दौरान इनको जो है मत देने से क्या रखा गया, अलग रखा गया महिलाओं को। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जब जो है सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट सभा आयोजित की गई थी, कन्वेंट का मतलब आयोजित करना, आयोजित की गई थी। विमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स, महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से वहां बुलाया गया था, वहां रखा गया था। टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, जो कि दर्शक दीर्घा में खड़े होकर देख रहे थे, सिर्फ वहां खड़ा होने जो दिया गया था कि भाई आप आइए और देख सकते हैं, बट किसी भी प्रकार के सफरेज का आपको अधिकार नहीं है, वोट देने का या चुनने का अधिकार नहीं है। ठीक है। दो कंजर्वेटिव फोर्सेज वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स, हालांकि जो रूढ़िवादी ताकतें थीं वर एबल टू, वे जो है एबल हो सकी क्या चीज़ करने में, तो सप्रेस लिबरल मूवमेंट, जो उदारवादी आंदोलन चल रहा था उसको दबाने में वे कामयाब हो गई। इन 1848, कब, 1848 में। दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन जो है पुरानी जो व्यवस्था थी उनको वे बहाल नहीं कर पाए। मोनार्क्स वर बिगनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन, जो राजा थे उनको ये एहसास होने लगा कि जो ये क्रांति और दमन का जो साइकिल है, जो चक्र चल रहा है, कुड ओनली बी एंडेड, इसको सिर्फ खत्म किया जा सकता है, किससे, बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जो कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हैं, उनको सिर्फ कंसेशन देकर, कुछ रियायतें देकर ही क्या की जा सकती है, खत्म किया जा सकता है। ठीक है। हेंस इन द ईयर्स आफ्टर 1848, अतः 1848 के बाद के वर्षों में क्या हुआ, द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेज, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, कहाँ के, तो केंद्रीय और पूर्वी यूरोप के, बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेज, उन्होंने बदलाव करना शुरू किया, है ना, तो परिवर्तनों को उन्होंने आरंभ कर दिया, बदलाव को आरंभ कर दिया, जो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की थे, जो निरंकुश राजशाही थे। ठीक है।
डाइट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815, जो कि पहले ऑलरेडी जो है 1815 में जो यूरोप के पश्चिमी हिस्से थे वहाँ पे जो शुरू किया जा 1815 से पहले ही, बिफोर जो है 1815, 1815 से पहले ही जिसको शुरू किया जा चुका था यूरोप के पश्चिमी हिस्सों में, उसको जो है जो केंद्रीय और पूर्वी यूरोप था वहाँ भी वो शुरू हो गया, वहाँ भी उसकी पहल हो गई। दस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड। इससे क्या हुआ, इस प्रकार क्या हुआ कि जो सर्फडम था, भूदासत्व था, और जो बंधुआ मजदूरी था वो ख़त्म हो गया, बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनेशन एंड इन रसिया। दोनों जगह जो हैब्सबर्ग जो डोमिनेशन था, यानी जहाँ पे हैब्सबर्ग का अपना शासन था, अधिकार क्षेत्र था वहाँ, और रूस में, दोनों जगह जो है सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, भूदासत्व को और बंधुआ मजदूरी को ख़त्म कर दिया गया। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनोमी टू द हंगेरियंस इन 1867। जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे, जो शासक थे, उन्होंने ग्रांटेड मोर ऑटोनोमी, ज़्यादा जो है स्वायत्ता देने का काम किया, टू द हंगेरियन इन 1867। हंगरिया लोगों को, जो हंगरी में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को कब, तो 1867 में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, यह न्यू वर्ड एक दिया हुआ है, आइडियोलॉजी, विचारधारा। ठीक है, कह रहा है कि सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, एक खास प्रकार की जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को, विजन को, है ना, जो रिफ्लेक्ट करने वाली, इंगित करने वाली, है ना, जो विचारों का एक समूह होता है, जो सिस्टम होता है आइडियाज का, उसी को विचारधारा के नाम से जाना जाता है, उसी को आइडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऊपर जो है फिगर है, फिगर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। सेंट पॉल चर्च में जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को दिखाया गया है ना, संसद को। फिर के कंटेम्प्रेरी कलर प्रिंट, समकालीन जो है रंगीन चित्र है। नोटिस द विमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी, यहाँ पे जो है महिलाओं को जो है जो ऊपर की लेफ्ट गैलरी है उसमें दिखाई गई। देखिएगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ मैं दिखा दूँ, यहाँ पे, यहाँ जो है महिलाएं हैं, जो कि उनको सिर्फ दर्शक के रूप में, सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया है। ठीक है, आइए एक और न्यू वर्ड है, प्रीवियस पेज पे था, इसको मैंने छोड़ दिया था, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवाद। कह रहा है कि अवेयरनेस ऑफ वीमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स। जेंडर में स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे, तो स्त्री और पुरुष के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, तो समानता, जो इक्वलिटी है, तो समानता की सोच के आधार पर, उसके बेस पर महिलाओं के अधिकारों, क्या, विमेंस राइट एंड इंटरेस्ट और हितों का जो अवेयरनेस है, जो बोध है, उसी को नारीवाद कहा जाता है। यानी कहेंगे कि स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का जो बोध है, जो अवेयरनेस है, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट, दैट इज कॉल्ड, जिसको जो है नारीवाद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो है राइट साइड में देखेंगे, ये दिया हुआ है, इसको अब हम लोग स्टडी करेंगे। हाउएवर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वीमेन टू बी डिफाइंड, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता कैसे डिफाइंड थी, यानी उसका क्या मीनिंग था, उसको लेकर बात करेंगे। द लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेलकर, जो कि एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और फ्रैंकफर्ट संसद के एक जो है निर्वाचित सदस्य भी थे, इलेक्टेड मेंबर भी थे। एक्सप्रेस्ड द फॉलोइंग व्यूज, उन्होंने जो है निम्नलिखित विचार को व्यक्त किया है। आइए उनके विचार को देखते हैं, क्या वे बोलते हैं। नेचर हैज क्रिएटेड मेन एंड वीमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, प्रकृति ने जो है पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कार्यों को करने के लिए जो है निर्मित किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, मैन
द स्ट्रोंगर, द बोल्डर एंड फ्रीड ऑफ द टू, आदमी जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जो कि ज़्यादा ताकतवर है, और दोनों में, ऑफ द टू में क्या है, निर्भीक है, बोल्डर है और फ्रीड है। फ्रीड का मतलब है मुक्त है। ओके, हैज बीन डेजिग्नेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, उसे जो है परिवार के प्रोटेक्टर के रूप में, परिवार के रखवाला के रूप में जो है उसको मतलब बनाया गया है, उसको डेजिग्नेटेड किया गया है। इट्स प्रोवाइडर, और उसको प्रोवाइड करने वाला, यानी उसके रख रखाव के रूप में, मिंट फॉर पब्लिक टास्क इन द डोमेन ऑफ लॉ, प्रोडक्शन, डिफेंस, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वह कानून, उत्पादन और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी जो है वो सार्वजनिक कार्यों के लिए है, पब्लिक टास्क के लिए है। कौन? तो मैन को लेकर वे बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं क्या, वुमन द वीकर, डिपेंडेंट एंड टिमिड रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, औरत जो कि क्या है, कमज़ोर है, जो वीकर है, डिपेंडेंट है यानी आश्रित है, निर्भर है, और एंड टिमिड है और डरपोक है या दब्बू है, उसे जो है किसकी सुरक्षा की जरूरत है, तो रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, उसे पुरुष की सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, फिर है ये उनके अनुसार हो रहा है। हर स्फेयर इज द होम, द केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली, है ना। उसका जो क्षेत्र है, उसके जो स्फेयर की बात करें तो क्या है, उसका घर है, और केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों की देखभाल करना, तथा नर्चरिंग ऑफ द फैमिली, परिवार का जो है पालन पोषण करना ही उसका स्फेयर है, उसका क्षेत्र है। डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ डैट गिवन सच डिफरेंसेस, अब फिर करें क्या कि क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए इन भेदों के बाद से, ये जो भेद है उन्होंने जो बताया है महिला और पुरुष के बारे में, कोई और प्रमाण चाहिए। कार्ल वेलकर की सोच में पढ़ रहा हूँ, उनकी बातें मैं बता रहा हूँ कि वो क्या सोचते हैं। इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली इंडेंजर हार्मोनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, यानी सेक्सेस के बीच, कहने का मतलब है महिला और पुरुष जो लिंग हैं, लिंगों के बीच यदि इक्वलिटी कर दी जाए, समानता की बात कर दी जाए, तो कहते हैं कि वुड ओनली इंडेंजर्ड हार्मोनी, जो परिवार का समन्वय है ना, जो मेल मिलाप है, उसको खतरे में डाल देगा। एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, और परिवार की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, वो भी खतरे में चली जाएगी, उसको बर्बाद कर देगा। उनका सोच है अपना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये देखिए एक महिला है, लुइजे ओटो पीटर्स, ओके, 1892-95 इनका ये लाइफ पीरियड दिखा रहा है। तो लुइजे ओटो पीटर्स वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु फाउंडेड अ विमेंस जर्नल एंड subsequently अ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। लुइजे ओटो पीटर्स जो कि एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, वाजा, है ना, हु फाउंडेड अ विमेंस जर्नल, जो कि क्या की कि विमेंस जो जर्नल है, यानी महिलाओं की जो पत्रिका है, जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, तो महिलाओं की पत्रिका को की उन्होंने स्थापना की। और उसके बाद तुरंत जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है, नारीवादी राजनीतिक संगठन की भी उन्होंने स्थापना किया। द फर्स्ट इशू ऑफ हर न्यूज़पेपर 21 अप्रैल 1849, 21 अप्रैल 1849 के उनके न्यूज़पेपर में जो पहला जो इशू है, जो पहला मुद्दा था, क्या है, कैरिड द फॉलोइंग एडिटोरियल। उसमें जो है, एडिटोरियल का मतलब होता है संपादकीय, है ना, तो उसमें जो है ये निम्नलिखित जो यहाँ पे अभी पढ़ेंगे हम लोग, वो संपादकीय उसमें छपा था। क्या था, आइए देखते हैं। कह रहे हैं, लेट अस आस्क हाउ मेनी मेन possessed by thoughts of living and dying for the sake of the liberty। वो कहती हैं क्या कि आओ पूछते हैं, यानी पूछने की बात करती हैं कि आइए जो है
पूछते हैं कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने और मरने के विचार से ओतप्रोत हैं वुड बी प्रिपेयर टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंटायर पीपल ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना, जो कि स्वतंत्रता के लिए जीने और मरने के विचार से ओतप्रोत हैं, वे सभी लोगों, यानी जो भी लोग हैं, सभी जो इंसान हैं, तो सभी इंसान की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। ऐसे कितने लोग हैं, है ना, कि भाई वे लोग कहते हैं कि भाई हम फ्रीडम के लिए क्या कर लेंगे, तो लिविंग डाइंग की कंडीशन में हम जीने मरने के लिए एकदम पूरे हैं लिबर्टी के लिए। तो सभी ह्यूमन बीइंग के लिए जो है कितने लोग रेडी हैं, कौन से जो है लोग हैं कि जो सबके लिए जीने मरने, सबके स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। वेन आस्क दिस क्वेश्चन दे वुड ऑल टू ईजिली रिस्पॉन्ड विद अ यस। वो कहती है कि जब इस सवाल को पूछा जाएगा तो लगभग सभी लोग जो है यही कहेंगे, जवाब देंगे, आसानी से जवाब देंगे, इजीली जो है रिस्पॉन्ड करेंगे कि हाँ हम हैं, वे अपना कहेंगे। दो देयर अनटायरिंग एफर्ट आर इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ओनली वन हाफ ऑफ ह्यूमनिटी मैन। हालांकि उनका जो अथक प्रयास है, जो उनका अनटायरिंग एफर्ट है ना, जो भी प्रयास कर रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, केवल आधी जो मानव जाति है, जो हाफ ह्यूमनिटी है, उसके लिए ही बेनिफिशियल है, उसके लिए ही वो लाभदायक है। और वो आधी जो आबादी है, आधी जो मानव जाति है, वो कौन है, वो मेन है, वो पुरुष हैं। वो पुरुष के लिए ही उनकी लिबर्टी की जो सोच है कि भाई इनकी स्वतंत्रता के लिए हम जीने मरने को तैयार हैं, तो एक्चुअली सबके लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए उनकी सोच है। बट लिबर्टी इज इंडिविजुअल, लेकिन उनका कहना है कि स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, वो तो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ पुरुषों के लिए क्यों भाई, विमेन के लिए भी तो होना चाहिए। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री, कि कहते हैं कि अतः जो स्वतंत्र पुरुष को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। देयरफॉर जो फ्री मैन है मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री, जो स्वतंत्र फ्री मैन है, जो स्वतंत्र पुरुष है, उसको परितंत्रता या परतंत्रता से घिरे हुए रहना उसको मंजूर नहीं होना चाहिए, उनका कहना है। अब देखिएगा, फिर है एन एनोनिमस रीडर ऑफ द सेम न्यूज़पेपर, उसी न्यूज़पेपर का एनोनिमस रीडर माने बेनाम, अनाम, वो पाठक जो थे उनका नाम नहीं लिखा गया है, अनाम रीडर जो है उसी न्यूज़पेपर के, सेंड द फॉलोइंग लेटर टू द एडिटर ऑन 25 जून 1850, 25 जून 1850 को संपादक को जो है ये निम्नलिखित पत्र भेजते हैं। देखिएगा क्या पत्र में वो लिखते हैं। इट इज इंडीड रिडिकुलस एंड अनरीजनेबल टू डेनी वीमेन पॉलिटिकल राइट, कह रहे हैं कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना, है ना, वास्तविक रूप से कहा जाए, इंडिड फॉर्म में कहा जाए तो रिडिकुलस है और अनरीजनेबल है, यानी इसको कह सकते हैं कि बेतुका है और अविवेकपूर्ण है, अनरीजनेबल है ना, इसका कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह की बातें की जा रही हैं तो अविवेकपूर्ण बातें की जा रही हैं। यदि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट से क्या किया जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है, उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जा रहे, ठीक है। इवन दो, जबकि दे इंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी, वे संपत्ति के अधिकार उनके पास है ना, ये तो है। विच दे मेक यूज ऑफ, जिसका वे इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। दे परफॉर्म फंक्शंस, ऊपर कर लेते हैं, दे परफॉर्म फंक्शंस एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट however getting the benefits that accrue to man for the same, वे जो है काम भी करती हैं एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनके पास जिम्मेवारियाँ भी, वे जिम्मेवारियों का भी निर्वहन करती हैं, वो दिखाती भी है कि भाई हाँ ठीक है। however getting the benefits that accrue to man for the same, वे जिम्मेवारियाँ तो निभाती हैं, हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलता है जो कि मेन को मिलता है, जो पुरुषों को जो उनको लाभ मिलता है वो उन्हें नहीं मिलता। फिर भी जो है वह फंक्शन को करती हैं, वे जिम्मेवारियों को क्या करती हैं, निभाती हैं।
कह रहे कि वाई दिस इनजस्टिस, यह अन्याय क्यों, अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि महिलाएं जो हैं वो सारी जिम्मेवारियों को निभा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उनके प्रॉपर्टी का अधिकार है, बट पुरुषों को जो लाभ मिल रहा है वो महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहा है, इस तरह के अन्याय क्यों हो रहे हैं। वो जो पाठक हैं उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि ऐसा अन्याय क्यों आखिर। इट इज़ नॉट अ डिसग्रेस, क्या ये लज्जा की बात नहीं है, डेट इवन द स्टूपिड कैटल हार्डर possesses द राइट टू वोट, कि एक जो स्टूपिड जो मूर्ख कैटल हार्डर है, मवेशी पालक है, उसको मत देने का अधिकार है, उसके पास राइट है वोट का, सिंपली बिकॉज ही इज अ मैन, इसलिए उसको है क्योंकि वह एक आदमी है। वेयर एज हाईली टैलेंटेड वीमेन ओनिंग कंसिडरेबल प्रॉपर्टी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, पर कर देते हैं यहाँ से, है ना, कहाँ से, वेयर एज हाईली टैलेंटेड वीमेन owning considerable property are excluded from this right even though they contribute so much to the maintenance of the state। कह रहे कि वेयर एज, जबकि हाईली टैलेंटेड वीमेन owning considerable property are excluded, जो बहुत टैलेंटेड महिला है, बहुत अत्यंत काबिल महिला को, जो कि काफ़ी संपत्ति की मालिक भी हैं, जिनके पास जो है प्रॉपर्टी है, मालिक भी हैं, फिर भी वो इस अधिकार से क्या है, वंचित। ये अधिकार, ये हक उनको नहीं है, वोट देने का जो है उनको अधिकार नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा कि उनको सिर्फ जो है गलियारों में रख दिया गया था दर्शक के रूप में, जो दर्शक दीर्घा था महिलाओं को, वहाँ पे फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है उसमें गई तो थी, बट वोट देने का उनके पास राइट नहीं था। तो वे क्या हैं, तो महिलाएं टैलेंटेड भी हैं, उनके पास प्रॉपर्टी भी है, फिर भी जो है उनको वंचित रख दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला है। जेंडर के नाम पे उनके साथ क्या हो रहा है, तो भेदभाव हो रहा है ना। कह रहे हैं इवन दो दे कंट्रीब्यूट सो मच टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, जबकि बात किया जाए वे राज्य के रख रखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती हैं, उनका जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो अविस्मरणीय है महिलाओं के, फिर भी आखिर में जो है उनके साथ इस तरह के भेदभाव क्यों किए जा रहे हैं, है ना।